इमेजिन आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने जाते हैं एंड फ्यूल स्टेशन पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है नो मोर फ्यूल इज अवेलेबल इन द मार्केट। इसी तरह से हर घर की नेसेसिटी एलपीजी दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। In the meantime, in our surrounding, in news, we are seeing leaders of the major economy of the world are having emergency meetings in their capitals. All of these events are happening because of two nations which even do not share border with each other. And now they are in direct confrontation. Yes, we are talking about Iran and Israel conflict. Jai Hind warriors, today I will explain the history behind the Iran and Israel conflict. How these two nations which had a good relation earlier now become a strategic rivals, and how this conflict matters to the world, specifically India. हालांकि आज दोनों ही देश आपस में कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, बट ऐसा पहले नहीं था। They have gone through a different phase, or their relation has gone through a different phases. A cooperation, a ideological ruptures they had faced. After that, proxy conflict originate in between them, and now the strategic competition has started. Let us understand each and every phase and part and try to get insight of the conflict. Here I can recall one statement given by the Henry Kissinger. He was the Secretary of State of US in 1979. He has said, America has no permanent enemy, no permanent friend, only permanent interest. That is completely applicable here in that situation. 1948 में जब इजराइल बना और इजराइल को एस्टेब्लिश किया गया, वेस्ट एशिया में ईरान वाज अमंग दी कंट्रीज, फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। बाकी सभी कंट्रीज जो है उसके स्टेटस को डिनाई करते हैं। वो ये देखते हैं कि इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट एशिया में नॉन इस्लामिक इवेंट था। अब जब इनके स्टार्टिंग में जब रिलेशन इनके बने तो उनके बीच में एक बॉन होमी डेवलप हुई। वाई? बिकॉज उस समय पर ईरान में, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1979, ईरान वाज रूल्ड बाय डायनेस्टी, पहलवी डायनेस्टी। और उस समय पर जो वहाँ पे डायनेस्टिक रूलर थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। ही वाज प्रो वेस्टर्न, और वी कैन से ही वाज टुवर्ड्स यूएस। दो तरह के कैंप हुआ करते थे, यूएस कैंप और यूएसएसआर कैंप। ही वाज प्रो यूएस, एंड बिकॉज इजराइल वाज इन द कैंप ऑफ यूएस, तो दे हैड automatically generated a cordial relation with that. In that cordial relationship, they have shared many things. Some of them is here, like they had shared intelligence. They had shared intelligence. Intelligence means जब ये एस्टेब्लिश हुआ इजराइल और ईरान, दे वर हैविंग अ सेम काइंड ऑफ फियर। एक तो उनको अरब नेशनलिज्म का फियर था कि सब कुछ अरब जो कंट्रीज हैं वो हमको इनगल्फ कर लेंगे। दूसरा, दे हैड ए फियर ऑफ सोवियत एक्सपेंशन इन दिस एरिया, पर्टिकुलरली क्योंकि ईरान और इजराइल प्रो यूएस कैंप थे, तो उनको सोवियत एक्सपेंशन को भी कहीं ना कहीं दोनों की कॉमन थ्रेट थी। इस बेसिस पे उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर करनी स्टार्ट करी, जिसमें मोसाद और सावक इज दी, यहाँ पे हम देख रहे हैं मोसाद सावक ऑपरेशन। सावक वाज द इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ ईरान। तो दोनों ने जो ये इंटेलिजेंस, इसके बाद में इनका जो मिलिट्री और डिफेंस में भी हम लोग साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि दे हैड शेयर देयर टेक्नोलॉजी, दे स्टार्टेड गिविंग डिफेंस वेपन टू ईच अदर। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी वी कैन से कि यूनिक थिंग what we are seeing here in their previous relation, because आज जो इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन है उसका मूट पॉइंट, उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। तो अर्लियर इट वाज सपोर्टेड बाय द इजराइल, तो दैट वाज द वी कैन से बिग थिंग इन इट।
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं, बिकॉज इजराइल का जो स्टेटस रहा है वो स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहा है, हाई एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने हमेशा से अपने आप को ऊपर रखा है, उसमें ज़्यादा R&D में रिसर्च किया है, एंड इट हेल्प्स अदर, लाइक इस समय पर ईरान को हेल्प कर रहा था वो। वाइल एंड इकोनॉमिक रिलेशन की हम बात करें तो 60% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इजराइल्स एनर्जी in term of fuel, in term of oil, is supplied by the Iran. So they were, we can say they had a mutualistic relation in between them. They were giving each other support. तो a good relations. उसके बाद में what did happen? 1979 ईरान रेवोल्यूशन वी कैन से, और इसको थोड़ा सा और उसमें हम देखें तो इस्लामिक रेवोल्यूशन, बिकॉज उससे पहले जो प्रो यूएस आइडियोलॉजी थी, जो प्रो यूएस उनकी ओरिएंटेशन थी डायनेस्टी की, पहलवी डायनेस्टी की, वो सडनली वहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। और अब जो लीडरशिप आती है दे आर प्रो इस्लामिक, देर जो उनकी आइडियोलॉजी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन द यूएस। दे डिडंट लाइक द यूएस पार्ट, है ना। एंड इसमें उनका समझ, उसी समय पर ये समझ में आता है कि जैसे ये यहाँ पर आते हैं उस समय पे आयतुल्लाह खोमेनी जिसकी हम बात करते हैं, ही बिकेम द लीडर ऑफ द ईरान एंड ही डिक्लेयर्ड जितने भी नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली हम इजराइल की बात कर रहे हैं क्योंकि ही वॉज एंटी जैनिज्म वाज द मूवमेंट ऑफ फॉर द ज्यूज़ की, सभी ज्यूज़ को एक जगह पर एक घर उनको मिले, इजराइल जो घर बनाया था वो उस मूवमेंट के अगेंस्ट थे। वो उनको इजराइल को लिटिल सतन बोलते थे कि भाई ये जो है इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसको हमें यहाँ पे नहीं रहने दीजिए। और यही आइडियोलॉजी जो है 1979 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो व्हाट दे डिड, सबसे पहले उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं इजराइल के साथ में ख़त्म किए, एंड इवन दे हैव ट्रांसफर्ड जो इजराइल की एम्बेसी थी तेहरान में उसको उन्होंने पैलेस्टीनियन लीडरशिप को ट्रांसफ़र कर दी। तो दे टोटली स्नब देयर रिलेशनशिप विद द इजराइल। मोर ओवर धीरे धीरे जो उनका आइडियोलॉजी है इस्लामिक, जो यहाँ पे लीडरशिप आई, उनकी जो आइडियोलॉजी है दे वांट टू काइंड ऑफ इलिमिनेट इजराइल फ्रॉम देयर एंड दे वांट टू इलिमिनेट ज्यूज फ्रॉम देयर लैंड। तो उसके लिए उन्होंने प्रॉक्सी वार जो है वहाँ पे स्टार्ट किए। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग आर्म्ड रेबिलियन, जो उनके सराउंडिंग में कुछ ग्रुप्स थे, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे देखते हैं और ये बार बार न्यूज़ में आते हैं, हिजबुल्लाह और हमास जो लेबनान है वहाँ पर सेम आइडियोलॉजी के और सेम उस तरह की मेंटेलिटी के, यू कैन से कि एक आपस में कनेक्शन होता है, एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द आर्म्ड रेबिलियन इन द लेबनान जिसको हिजबुल्लाह बोला गया। एंड हमास जो कि इस समय पर वेस्ट बैंक उसमें गाजा स्ट्रिप में है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इजराइल। तो दोनों ही ग्रुप को जो कि एंटी इजराइल रहे हैं, एंटी ज्यूस रहे हैं, उनको सपोर्ट किसने किया? उनको सपोर्ट ईरान ने स्टार्ट किया आफ्टर 1979। अब ये क्या था? ये इनका प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। रप्चर तो उनका जो आइडियोलॉजिकल रप्चर है वो तो 1979 में विजिबल हो ही गया था, बट उस विजिबिलिटी के बाद में जो उन्होंने प्रॉक्सी वार स्टार्ट किए अगेंस्ट दी इजराइल, तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच में इनडायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है बाद में जाके आज हम उस रूप को देख रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू दे हैव स्टार्टेड इन वे बैक इन 1980s, राइट। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन सब के बीच में कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इजराइल एंड द ईरान, एंड that leads to today's situation. तो let us focus on that part. ये मेजर इवेंट्स क्या थे? सबसे पहले तो 1979 वाला जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में सेटअप हुआ था, लीडरशिप हुए थे, उनके बीच के डिफरेंसेस पता लगे थे। बट उसके बाद में 2006 और ऑनवर्ड्स लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास सबको डायरेक्टली सपोर्ट मिलने लगा था। बट सबसे ज़्यादा जो हुआ वो हुआ आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ईरान स्टार्टेड डेवलपिंग देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ वेपन। अभी तक तो पीस पर्पस के लिए वो न्यूक्लियर प्रोग्राम किया जा रहा था, एंड इट वाज इवन सपोर्टेड बाय द इजराइल। बट 2000 ऑनवर्ड्स वी कैन से कि 2003 के बाद में ईरान हैज़ मेड अ पॉलिसी कि भाई नाउ वी विल डेवलप सेंट्रीफ्यूजेस फॉर द इनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम,
एंड दैट इनरिच यूरेनियम वी विल यूज इन दी वारहेड, न्यूक्लियर वारहेड। अब और उसमें क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट, कि जो इनकी लीडरशिप थी ईरान की, दे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट, वी विल एलिमिनेट इजराइल फ्रॉम दिस लैंड। अब उस चीज़ को, दोनों को, इजराइल के लिए वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। वो जैसे ही उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपने आप को इनरिच उसके लिए, यूरेनियम के लिए डालना स्टार्ट किया, तो इजराइल हैज़ टेकन इट एज ए डायरेक्ट थ्रेट टू देयर सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस, एंड दैट वाज द स्टार्ट। एंड यहाँ से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। वाई? बिकॉज 2010 में दे डिड अ वेरी यूनिक थिंग, साइबर अटैक। इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट साइबर वेपन इन द वर्ल्ड, जो स्टकनेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड इन दिस यूएस एंड इजराइल अटैक्ड द न्यूक्लियर लोकेशन और न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द ईरान। ये बहुत बड़ा अटैक था, जिससे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है काफ़ी समय के लिए वहाँ पर स्टैंड स्टिल हो गया था, और वो वहाँ पे उन्होंने जो अटैक किया था, दैट वाज द साइबर अटैक, स्टकनेस्ट के नाम से था। इट हैड अगेन क्रिएटेड अ फियर इन द ईरान, कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो उसको चुनौती दे रहा है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वेस्ट एशिया में और मुस्लिम वर्ल्ड में, जो उसका एक स्टैंड है, उसको एक ही नेशन है जो यहाँ पे चुनौती दे रहा है, दैट इज़ इजराइल। एंड इजराइल बिकॉज उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी, तो वो उस चीज़ को बार बार कर भी रहा था। 2011-12 में और 13 तक में हम लोग देखते हैं कि इसमें वो बार बार न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं, या तो उसका वेपन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इवन साइंटिस्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, दे स्टार्टेड किलिंग देम, एसिसिनेशन उनका होना स्टार्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाले इवेंट्स हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे से है, तो नॉट इन द टर्म ऑफ कि वी नेशन टू नेशन लड़ रहे हैं, बट उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, दे आर डूइंग देयर कोवर्ट ऑपरेशंस देयर। एंड अगेन द कन्फ्रंटेशन हैपेंड इन द सीरिया में जितने लोकेशंस हैं, जितने वी कैन से कि मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान की, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग दी वी कैन से कि आइडियोलॉजी देयर। तो यहाँ पर इजराइल जो है उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करता है, जो कि रन बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ है, ये इवेंट्स कंटिन्यूसली चल रहे थे, ये अब के नहीं है, लगभग 30-40 साल से ये इवेंट्स चल रहे हैं। एंड वी कैन से प्रिसाइसली 1979 के बाद से ये इवेंट्स धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इवेंट, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। आई यूज्ड टू से दिस इक्वेशन, आई कैन से इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। जो भी कोई कंट्री, पहले कोई डायनेस्टी रही है, आज में कोई कंट्री है या कोई भी है, अपने एम्पायर को यदि उसने बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है, उसको मजबूत बनाना है, दे विल फोकस ऑन द इकोनॉमी। एवरीवन विल फोकस ऑन दी, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है उसका एम्पायर ही अच्छा बनेगा, उसका बेस अच्छा बनेगा। अदरवाइज से बिना इकोनॉमी के एम्पायर तो यूएसएसआर का भी बहुत बड़ा था, बट दे डिसइंटीग्रेटेड अल्टीमेटली। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट हेयर। अब नाउ वी विल फोकस ऑन द इकोनॉमी। कैसे? यहाँ पर ईरान को एक लेवरेज है, उसकी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है, जो उसका जियो स्ट्रेटेजिक वी कैन से कि यहाँ पे लोकेटेड है, उसको एक लेवरेज है इकोनॉमिकली, क्योंकि वो यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे ये ईरान लोकेटेड है। एंड ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो है ये वेस्ट एशियन और मिडिल ईस्ट हम इनको कहते हैं। इसमें ईरान की इस समय पर पोजीशन क्यों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज ईरान जहाँ पे लोकेटेड है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है सप्लाई होता है। अब इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है, दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दी वी कैन से ईरान। अब वो जो कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, अकॉर्डिंग टू दी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसके अकॉर्डिंग 2024 का डाटा है ये, कि 20 मिलियन बैरल पर डे, बैरल में काउंट होता है इसका ऑयल का, जो हम लोग यू कैन से कि मेजरमेंट है यहाँ पर। तो 20 मिलियन बैरल पर डे जो है यहाँ से ऑयल
एक्सप्लोर और सप्लाई होता है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज। सबसे ज़्यादा जो इस समय पर जो सप्लाई है ऑयल की इसी स्टेट से है। इसके बाद में स्टेट ऑफ मलक्का आती है। स्टेट ऑफ मलक्का में एक्सप्लोरेशन नहीं होती ऑयल की, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और उसके साथ में शिपिंग की जाती है। अब इस पे कंट्रोल किसका है? ईरान का कंट्रोल है। एंड ईरान ने कुछ इस तरह से अपने इसको इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है पूरे रीजन में, और वी कैन से कि प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इजराइल बोल के पूरे वेस्ट एशिया में अपने जो प्रॉक्सी आर्म्ड रेबिलियंस हैं उनको उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, जो कि नागे से स्टेट ऑफ हॉर्मुज अनदर इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली चौक पॉइंट। अदर जो चौक पॉइंट है वो है बब अलमंदब, जो कि रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे इजराइल भी सिचुएटेड है वो है आपका रेड सी और मेडिटेरियन को कनेक्ट करने वाला स्वेज कनाल। इन सभी चौक पॉइंट्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ईरान कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको हम अगली स्लाइड में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बट जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो उसकी इकोनॉमी को लेवरेज देता है। एक यहाँ पे छोटा सा डाटा और है कि यदि आज यहाँ से ऑयल टैंकर या ऑयल शिप जो है यहाँ से जाता है तो उसको लंदन तक यानी यूरोप के बाकी सिटीज़ तक भी पहुँच जाएगा। लंदन इज़ एट एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ तक पहुँचने में 14 डेज़ लगते हैं। बट यदि इस रूट को बंद कर दिया, जैसे कि आज बंद है, आज उस पर यहाँ पर वार है और यहाँ पर वी कैन से बम्बार्डमेंट ऐसे हो रही है, तो अब उसको जो केप ऑफ गुड होप से ये जाना है तो उसको 26 डे लगेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो गया, प्लस जो सप्लाई है वो भी यहाँ से रिस्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द काइंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक वी कैन से कि लेवरेज विद द ईरान। अब उसकी इकोनॉमी इससे काफ़ी ग्रो भी कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम ये सिचुएशन देखते हैं, यदि ईरान को जैसे कि आज है वार के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, व्हाट विल हैपन, यदि उसका कंट्रोल इतने बड़े उसके ऊपर में इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर में है तो उससे क्या होगा यदि उसको मिलिट्री उसमें कर लिया जाए। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे इमीडिएटली, दैट इज गोइंग ऑन। शिपिंग इंश्योरेंस जो है नाउ वी आर सीइंग इन द न्यूज़ की 3-3 गुना 4-4 गुना जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ चुका है, तो करोड़ों में उसका वी कैन से कि बिल जा रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन इट इज़ बाउंड टू हैपन। तो एक ईरान, बाकी कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान ही एक ऐसा आज के टाइम पर कंट्री है जिसको यदि हम लोग किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं वार में तो इकोनॉमी विल हैम्पर, नॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इवन नॉट ऑफ द रीजनल इकोनॉमी इवन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड इट इज़ हैपनिंग नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस फॉर डोमिनेंस। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो सबसे मेन मुद्दा है कि डोमिनेंट कौन करेगा। इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस है, ईरान जो है उसकी इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंडेंट, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इकोनॉमी। जो ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी आज के टाइम पे चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन दिस पार्ट, एंड नाउ दिस इज ब्लॉक, तो इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन और गोइंग रिडक्शन उसके अंदर में स्टार्ट हो गया। तो ये जो रेस ऑफ डोमिनेंस है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। बोथ कंट्रीज वांट इन्फ्लुएंस, बट देयर इन्फ्लुएंस का जो तरीका है, मेथड है, वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ईरान क्या है, ईरान अपना रीजनल डेप्थ यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। कैसे? दे आर डेवलपिंग मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री सपोर्ट जो है, जो प्रॉक्सी मैंने बताया था आपको, आर्म्ड रेबेलियन, उनको जो प्रॉक्सी दिए जा रहे हैं वो जैसे यहाँ पे इराक के अंदर बेसिस है, सीरिया के अंदर बेसिस है, लेबनान के अंदर बेसिस है, इधर से यमन के अंदर बेसिस है, इधर से गाजा के अंदर में इनके जो सपोर्टर्स हैं, जिसको ये वी कैन से कि आर्म्ड रेबेलियन को कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है, ये इजराइल को तो कर ही रहा है। बाकी जो एरियाज हैं, व्हाट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, कि ये जो पूरा एरिया है ये है रेड सी, ठीक है ना, ये एक चोकिंग पॉइंट है जहाँ से जाता है सबसे ज़्यादा ऑयल, और ये जाता है यूरोप के अंदर में यहाँ से स्वेज कैनाल से, और दिस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि ये पूरा ही एरिया इज नाउ अंडर द indirect control of Iran and the militia supported by the Iran। तो that is their strategy कि रीजनल डेप्थ वो क्रिएट कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस द कंप्लीट वेस्ट एशिया। ऑन द अदर हैंड इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल अपनी जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इंक्रीज कर रहा है थ्रू
R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने आयरन डोम बना लिया, उनके पास में जो हाई एंड वेपन्स हैं, है ना, तो मेजर जो कंट्रीज हैं जो वेपन इंपोर्ट करते हैं, इंडिया भी उसमें से एक है, तो दे आर गेटिंग मैनी मैनी थिंग्स फ्रॉम दी इजराइल। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो दे आर डेवलपिंग देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब उनका कन्फ्रंटेशन कहाँ हो रहा है? उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा है व्हेन इजराइल स्टार्टेड डेवलपिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दी वेस्ट एशिया। अब जब उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अब कैसे किया उसने? अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स को अडॉप्ट किया, बिकॉज ईरान इस समय पर सिर्फ इजराइल से ही नहीं, उसकी जो राइवलरी है वो वेस्ट एशिया के साथ में भी है, और यहाँ पर इजराइल जो है उसको डिप्लोमेटिक वे से जो उसका स्टैंड रहा है उसको डिप्लोमेटिक वे से कवर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ रिसेंटली हमने सुना होगा अकॉर्ड जो एग्रीमेंट हुआ है ना 2020 में, तो उसके अंदर में कुछ कंट्रीज जो अरेबियन कंट्रीज हैं जो दे वर अगेंस्ट द इजराइल, नाउ दे आर विद द इजराइल, एंड इजराइल ने उनको साथ में लेके बाकी कंट्री को साथ में लेकर एक कॉरिडोर डेवलप किया है जिसको हम आईमैक बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। वाई? बिकॉज वो यहाँ से ये जो बब अल मंदेब वाला एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हुतीस, यमन के अंदर जो हुतीस हैं वो उसको डोमिनेट करते हैं, उससे वो बच जाएगा, उससे प्रोटेक्ट रहेगा। इवन ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये तो जाता है, ये तो आपकी स्टेट है विद इन दी वाटर है, ये नैरो वाटर चैनल जिसको हम बोलते हैं। नाउ बट दिस पार्ट जो आईमैक की हम बात कर रहे हैं वो लैंड टू लैंड ट्रांसफर होता है एंड डायरेक्टली गोज टू दी यूरोप। तो it is very very strategic, we can say ki steps taken by these countries, but now Iran has very clear, if this has opened and if this has started, so they will directly hit the economy of the Iran. So that is why they are now in direct confrontation, because now they are impacting each other economy. And I have told earlier, economy is the empire, economy is equal to empire. So if economy will be good, then the empire will grow. And now the finally what will happen, यदि ये सिचुएशन चलती रही, कन्फ्रंटेशन चलती रही, तो होगा क्या? जो हो रहा है अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसके हालात, इस समय पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ग्लोबल में वो है ग्लोबल इकोनॉमी का रिसेशन में जाना, ऑयल सप्लाई जो है रिड्यूस होना, जो बेसिक नेसेसिटी हर एक इकोनॉमी की, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो सप्लाई जो है चोक होती जा रही है, उससे जो है वी कैन से कि ग्लोबल रिसेशन जो है वो हो रहा है, राइट। कुछ न्यूक्लियर अलार्म की हमने बात करी है यहाँ पे कि क्योंकि ये पहला जो पॉइंट था यहाँ पर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। इनडायरेक्ट इसके अंदर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस भी कर रहे हैं कि नॉट ओनली द न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके बिहाइंड जो रीजंस हैं वो भी समझना जरूरी है, जैसे इकोनॉमी के ऊपर हमने बताया था आप लोगों को। एंड यदि हम लोग स्पेसिफिकली बात करें इंडिया के ऊपर में, तो इंडिया का क्या इम्पैक्ट, इंडिया की इकोनॉमी तो इम्पैक्ट है ही, क्योंकि इंडिया अपना जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसका 80 to 90% इम्पोर्ट करता है, और उसका भी मेजर पोर्शन जो है इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इंडिया का तो डायरेक्ट इससे नुकसान होगा ही होगा। दूसरा क्या है कि इंडिया के लगभग यहाँ पे हम देखते हैं 9 मिलियन इंडियंस जो हैं दे आर सेटल्ड इन दी गल्फ कंट्रीज। अब वहाँ पर दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक जॉब्स कर रहे हैं, दे हैव देयर गुड एसेट्स, देयर बिजनेस इज हाउस है उनके वहाँ पर, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे पूरी इनकी इकोनॉमी हो रही है। तो उनमें से बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस में इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया इज़ दी कंट्री जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है एक्सेप्ट करता है वर्ल्ड में, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरह से वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखते हैं तो जो इंडिया का ये वाला जो सेक्टर है, ये जो अरेबियन सी वाला या मुंबई पोर्ट से हम देखते हैं, ये डायरेक्टली उसके रडार में है। पूरे कन्फ्रंटेशन में ये पूरा जो जोन बना हुआ है ये रेड जोन हो चुका है। तो इस रेड जोन में शिपिंग जो है बहुत मुश्किल है, और इंडिया का 70 to 80% जो ट्रेड है इसी पोर्ट से होता है, तो ये भी डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो दोनों के बीच की कन्फ्रंटेशन है, वी हैव अंडरस्टैंड इट
थ्रू डिफरेंट वेज कि 1979 से पहले आपस में रिलेशंस क्यों अच्छे थे, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, उसके बाद में उनके बीच में रप्चर्स कैसे आया, वो जो समय था 1979 का, दैट वी हैव डिस्कस्ड। देन उसके बाद में उस रप्चर्स में जो मेजर इवेंट्स थे जिसकी वजह से उनके बीच का जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ता चला गया, एंड फाइनली दे हैव रीच एट द सिचुएशन जहाँ पर नाउ दे आर इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। तो दिस इज द थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड all the facts and it will enrich your knowledge. Jai Hind.